हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्दर प्रोविजंस ऑफ सेबी. सो लेट्स स्टार्ट. There is a topic called miscellaneous. In this section 16, power of central government to issue directions without prejudice to the foregoing provision of this act or depositories act. Board shall in exercise of its power or the performance of its function under this act be bound by such direction on question of policy as the central government may give in writing to it from time to time. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देगी उससे बाउंड करता है. प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स व्यू बिफोर एनी डायरेक्शन इज गिवन अंडर दिस सबसेक्शन. मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज. द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर अ क्वेश्चन इज वन ऑफ पॉलिसी और नॉट शैल बी फाइनल. और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 17, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड. If at any time the central government is of the opinion that board unable to perform its function, it may by notification supersede the board for such period not exceeding 6 months. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो वो बाय नोटिफिकेशन बोर्ड को सुपरसीड करेगी, बट नॉट एक्सीडिंग 6 months. Reason to supersede the board. Central government may supersede the board on account of grave emergency. The board is unable to discharge the function and duties under the provision of this act. That the board has persistently made default in complying with any direction issued by the central government under this act. या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर बोर्ड ने डिफ़ॉल्ट किया है टू कंप्लाई एनी डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की थी, या फिर डिफ़ॉल्ट किया है टू डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एंड ड्यूटीज imposed under the provision of this act, and as a result of such default financial position of the board or the administration of the board has deteriorated. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पोजीशन बोर्ड का डिटोरिएट हो गया है डिफ़ॉल्ट की वजह से, डिफ़ॉल्ट के रिजल्ट की वजह से. और दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिट विच रेंडर इट नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू. अगर ये 3 रीज़न हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकती है. फर्स्ट, कोई ग्रेव इमरजेंसी आ गई और बोर्ड अनेबल हो गई. सेकंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू किया था उसमें बोर्ड फेल हो गई. या थर्ड, डिफ़ॉल्ट किया डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एंड ड्यूटीज़ जो इस एक्ट में इम्पोज किए हैं. फिर नेक्स्ट इज effect of publication of notification of the superseding the board. अपॉन क्या इफेक्ट आएगा अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सुपरसीडिंग द बोर्ड. All the members shall as from the date of supersession vacate their offices as such. All the powers function, सारे ऑफिस मेंबर्स वैकेट कर देंगे. नेक्स्ट, ऑल द पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज विच मे बाय और अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी एक्सरसाइज और डिस्चार्ज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड शैल अनटिल द बोर्ड इज रिकन्स्टिट्यूटेड. मतलब जब तक बोर्ड रिकन्स्टिट्यूट नहीं होता तब तक ये सारे पावर और ड्यूटीज़ ये सारी एक्सरसाइज और डिस्चार्ज करेगी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा वो पर्सन. एंड ऑल प्रॉपर्टी ओन्ड और कंट्रोल बाय द बोर्ड शेल अनटिल द बोर्ड इज रिकन्स्टिट्यूटेड. वो सारे वेस्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सुपरसीशन. On the expiration of the period of supersession specified in the notification, central government may reconstitute the board by fresh appointment, and in such case any person or persons who vacated their office shall not be deemed disqualified for appointment, provided that central government may at any time before expiration of the period of supersession take action. मतलब वो फ्रेश जैसे ही सुपरसेशन एक्सपायर हो जाएगा वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट करेगा, या फिर जिसने वैकेट किया है पर वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए जो वैकेट हुआ है. पर प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी टाइम एक्सपायर करने से पहले भी एक्शन ले सकती है. कंप्लीट रिपोर्ट एंड एक्शन टेकन टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉज नोटिफिकेशन इश्यूड
and a full report of any action taken under this section and the circumstances lending to such action to be laid before each house of parliament at the earliest. मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो 6 मंथ से ज़्यादा वो सुपरसीड नहीं कर सकते. ये तीन रीज़न की वजह से सुपरसीशन हो सकता है. ये इफेक्ट है सुपरसीशन होने की. 6 महीने के बाद उनको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रिटर्न एंड रिपोर्ट सेक्शन 18. फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट्स बाय द बोर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. The board shall furnish to central government at such time and in such form and manner as may be prescribed or as the central government may direct. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वैसे. Such return and statement and such particular in regard to any proposed or existing program for the promotion and development of the securities market at the central government may from time to time require. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वैसे ही प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतने टाइम में उतने पीरियड के लिए. Report of previous financial year by the board. The board shall within 90 days after the end of each financial year submit the central government a report in such form as may be prescribed, giving a true and full disclosure of its activities, policy and program during the previous financial year. मतलब जैसे ही प्रीवियस ईयर ख़त्म होता है उसके 90 डेज़ के अंदर बोर्ड सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें. और वो क्या होना चाहिए, वो गिविंग अ ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल, ये सब इंक्लूड होना चाहिए. Next, a copy of the report received under subsection 2 shall be laid as soon as may be after it received before each house of parliament. उसको भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट करना होगा. अपील सेक्शन 20. एनी पर्सन अग्री बाय एन ऑर्डर ऑफ बोर्ड made before the commencement of security laws under this act or the rules or regulation made thereunder may prefer appeal to central government within such time as may prescribe. ये रूल कमेंस होने के पहले अगर किसी पर्सन अग्री है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करनी होगी. नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ इट इज़ प्रिफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर. हाउएवर इट मतलब जो टाइम पीरियड दिया है उसके ख़त्म होने के बाद अपील नहीं की जा सकती. हाउएवर इट इज़ एडमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब इफ द appellant satisfied the central government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within prescribed time. अगर उसके पास sufficient cause होगा for not filing appeal within prescribed time, वो satisfy हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट satisfy हुआ तो वो अपील कर सकते हैं after expiry of period. Every appeal made under this section shall be made in such form and shall be accompanied by copy of the order appeal against and by such fee as may be prescribed. ये सच फॉर्म में होनी चाहिए, बाय कॉपी ऑफ ऑर्डर होना चाहिए और प्रिस्क्राइब बाय सच फीस. द प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील उसको अपीलेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा. बार ऑफ जुरिस्डिक्शन सेक्शन 28. No order passed by the board or the adjudicating officer under this act shall be appealable except as provided in section 15T और section 20. मतलब कि ये एक्ट में जो कोई भी मतलब सेक्शन 15T और सेक्शन 20 के अलावा कोई भी ऑर्डर पास किया होगा बोर्ड ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, उसका अपील नहीं हो सकता. सिर्फ 15T और 20 का ही अपील हो सकता है. नेक्स्ट इज नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू पास एनी ऑर्डर. मतलब सिविल कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता. नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ any action taken or to be taken in pursuance of any order passed by the board or the adjudicating officer by or under this act.
Next is member, officer, employee of the board to be public servant. Section 22. All members, officer and other employee of the board shall be deemed when acting or purporting to act in pursuance of any provision of this act to be public servant within the meaning of Section 21 of Indian Penal Code. Next section is Section 23. Protection of action taken in good faith. No suit proceeding or other legal procedure shall lie against the central government board, any officer of the central government, any member, officer or other employee of the board for anything which is good faith done or intended to be done under this act, the rules or regulation that under. मतलब इन सब के अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन या सूट नहीं होगा अगर उन लोगों ने इन गुड फेथ कोई काम किया होगा. Next is Section 24. Without prejudice to any award of penalty by the adjudicating officer under this act, if any person contravenes or attempt to contravene or abates the contravention of the provision of this act or of any rules or regulation made thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or with fine which may extend to 25 crore rupee or with both. मतलब किसी भी पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दी है उसको इग्नोर किए बिना, मतलब वो कंसिडर करके इस एक्ट में किसी भी पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया होगा या फिर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन किया होगा या फिर कॉन्ट्रावेंशन को ओबेट किया होगा जो इस एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन में है, तो उसकी पेनल्टी होगी imprisonment thus extend which may extend to 10 years या फिर fine which may extend to 25 crore या फिर both. If person fails to pay penalty imposed by adjudicating officer or fails to comply with any of his direction or order, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 10 years or with fine which may extend to 25 crore rupee or with both. मतलब किसी एचओडी का ऑफिसर ने पेनल्टी इम्पोज की है और वो पर्सन ने पेनल्टी पे नहीं की, उसमें वो फेल हो गया या फिर वो फेल हो गया टू कंप्लेन डिरेक्शन या फिर ऑर्डर, तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर या फिर 25 करोड़ एक्सटेंड टू 25 करोड़ या फिर बोथ. Composition of certain offences. Section 24A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, any offence punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with fine. मतलब कि मतलब कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में चाहे जो भी लिखा हो, कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल अंडर दिस एक्ट है पर वो इम्प्रिजनमेंट ओनली नहीं होना चाहिए या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वो भी नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है मैं आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, शुरू होने से पहले या उसके बाद बी कंपाउंडेड बाय सेट के थ्रू कंपाउंड हो सकती है या फिर कोर्ट बिफोर विच सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, सेट के थ्रू या फिर जिस कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसके अंदर उन दोनों में से किसी के अंदर पेनल्टी कंपाउंड हो सकती है, ऑफेंसेस कंपाउंडेड हो सकते हैं. पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी. सेक्शन 24B. सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन recommendation by the board if CG is satisfied that person who is alleged to have violated any of the provision of this act, rules or regulation made thereunder has made full and true disclosure in the respect of alleged violation. ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड अगर ऐसा लगता है कि जिसने वायोलेशन किया है वो पर्सन, जिसने वायोलेशन किया है एक्ट रूल्स रेगुलेशन का, वो पर्सन फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करता है अलीज वायोलेशन का, तो उस पर्सन को ग्रांट सच पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन के साथ एज इट मे थिंक फिट टू इम्पोज ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी ग्रांट की जाएगी फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर or else or also from the imposition of any penalty under this act with respect to alleged violation. प्रोसिक्यूशन में और imposition of penalty दोनों में immunity मिलेगी, पर उसका exception है, provided that
No such immunity shall be granted by central government in case where proceeding for the prosecution for such offence have been instituted before the date of receipt of एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सच इम्यूनिटी. मतलब ग्रांट ऑफ सच मतलब ये इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन से पहले ही प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया है तो फिर कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. प्रोवाइडेड फर्दर ए रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड अंडर दिस सब सेक्शन शेल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब ये बोर्ड सिर्फ रेकमेंड करेगा पर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बाउंड नहीं है कंप्लाई करने के लिए. विड्रॉल ऑफ ग्रांटेड इम्यूनिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो इम्यूनिटी ग्रांट की है पर्सन को वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इफ उसको लगा कि वो पर्सन प्रोसीडिंग के दौरान कंप्लाई नहीं कर रहा है कंडीशन को जो इम्यूनिटी ग्रांट के वक्त दी थी या फिर कोई फॉल्स एविडेंस दिया है और फिर एंड देयर अपॉन सच पर्सन मेड ट्राइड फॉर द ऑफेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड. या फिर जो पर्सन को ग्रांट दी है वो पर्सन का ट्रायल हो रहा है फॉर द ऑफेंस और फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी. या फिर वो गिल्टी हुआ है इन कनेक्शन विद द कंट्रावेंशन में एंड शेल बिकम लायबल टू इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी अंडर दिस एक्ट टू विच सच पर्सन वुड बीन लायबल एंड नॉट सच इम्यूनिटी बीन ग्रांटेड. मतलब ये सारे रीज़न हुए हैं तो जो इम्यूनिटी दी है वो विड्रॉ की जाएगी. अगर ऑफेंस के अंदर ट्रायल हो रही है या फिर कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें वो गिल्टी हुआ है या फिर वो लायबल टू पेनल्टी मतलब पेनल्टी इम्पोज की गई है उसका पेनल्टी के लिए लायबल है तो कोई भी इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की जाएगी और जो की होगी तो विड्रॉ की जाएगी. सेक्शन 28. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर सेव ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय द बोर्ड. मतलब कोई कॉग्निजेंस नहीं होगा. सेक्शन 26A एंड 26B स्पेशल कोर्ट्स. 26A. Central government may, for the purpose of providing speedy trial of offence under this act by notification, establish or designate as many special court as may be necessary. A special court shall consist of single judge. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल के लिए जितने चाहे उतने स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है और स्पेशल कोर्ट में सिंगल जज होगा. वो शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. और वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन में जज अपॉइंट होने वाला जो वर्किंग हो मतलब हुज जुरिस्डिक्शन द जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग. मतलब जिस जुरिस्डिक्शन में जज अपॉइंटेड होने वाला है उसी जुरिस्डिक्शन के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कॉन्करेंस में. और पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड for appointment as a judge of special court unless he is immediately before such appointment holding office of a session judge या फिर एडिशनल सेशन जज एज द केस में भी. वो जज ऑफ स्पेशल कोर्ट नहीं हो सकता अगर वो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज का ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा होगा. तो मतलब उसको इन दोनों में से किसी एक में ऑफिस होल्ड करनी होगी तो ही वो क्वालिफाई माना जाएगा. Offence triable by special courts. All offence under this act committed prior to the date of commencement of Securities Law Act or on or after the date of such commencement shall be taken cognizance of and tried by special court established for the areas in which the offence is committed or where there are more special court than one for such area by such one of them as may be specified in this behalf by the high court concerned. मतलब सारे ऑफेंसेस जिस इसके एक्ट के वो स्पेशल कोर्ट में आ सकते हैं स्पेशल कोर्ट में फाइल किए जाएंगे और जहाँ मोर देन वन स्पेशल कोर्ट होगी वहाँ पे हाई कोर्ट जैसे डिसाइड करेगा उस स्पेशल कोर्ट में केसेस फाइल होगा. नेक्स्ट इज अपील एंड रिविजन. High Court may exercise so far as may be applicable all the powers confirmed by this chapter this and this
of the Code of Criminal Procedure 1973 on High Court as if special court within the local limits of jurisdiction of the High Court for a court of session trying cases within the local limits of jurisdiction of the High Court. Application of Code to proceeding before special court section 26D. Save as otherwise provided in this act provision of the Code of Criminal Procedure 1973 shall apply to the proceeding before a special court. मतलब ये स्पेशल कोर्ट को भी इसके प्रोविजन स्पेशल कोर्ट को भी अप्लाई हो गए. एंड फॉर द पर्पज ऑफ द सेड प्रोविजन स्पेशल कोर्ट शैल बी स्पेशल कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेशन है ऐसा डीम किए ऐसा माना जाएगा. एंड पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. Person conducting prosecution referred to in subsection 1 should have been practiced as an advocate for not less than. मतलब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? फॉर उसकी क्वालिफिकेशन एडवोकेट होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 years और शुड हैव अ पोस्ट फॉर पीरियड नॉट लेस देन 7 years अंडर द यूनियन और अ स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ. ये उसकी क्वालिफिकेशंस है. ट्रांजिशनल प्रोविजन Section 26E. Any offence committed under this act which is triable by special court shall until special court is established be taken cognizance of and tried by the court of session. मतलब जब तक स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं की जाएगी तब तक उस केसेस कोर्ट ऑफ सेशन में एक्सरसाइज होगी. एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल. मतलब तब तक कोर्ट ऑफ सेशन में केसेस लिए जाएंगे जब तक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश नहीं होगी. प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 407 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू ट्रांसफर एनी केस और क्लासेस ऑफ केस टेकन कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन अंडर दिस सेक्शन. मतलब हाई कोर्ट के पावर को कुछ अफेक्ट नहीं होगा इस ट्रांजिशन प्रोविजन की वजह से. सेक्शन 27 ऑफेंसेस बाय कंपनीज वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ. मतलब जब ये ऑफेंस हुआ तब जो पर्सन इन चार्ज थे या फिर जो रिस्पॉन्सिबल थे द कंपनी फॉर responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against the punished accordingly. Exemption मतलब कंपनी और वो सारे पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंगली. This subsection shall not render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. मतलब वो पर्सन को उस ऑफेंस में पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो पर्सन प्रूव कर देगा कि ये ऑफेंस उसके नॉलेज के विदाउट उसके नॉलेज में नहीं था या फिर उसने पूरी कोशिश की थी कि ये ऑफेंस ना हो. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1. इस सेक्शन 1 में चाहे जो भी लिखा हो. वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी मतलब ऑफेंस कंपनी ने कमिट किया है और प्रूव हो गया कि वो किसी की कंसेंट या कन्वीनियंस ऑफ और इज attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company. Such director, manager, secretary or other officers सारे के सारे deemed to be guilty of offence and shall be liable to proceed against the punished accordingly. मतलब कि सेक्शन 1 में चाहे जो भी लिखा होगा कंपनी ने किया है ऐसा प्रूव हो गया तो कंपनी और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर सारों को पनिशमेंट मिलेंगी अकॉर्डिंगली. एक्सप्लेनेशन. इसमें कंपनी जहाँ पर निकला है उसका मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फर्म और अदर एसोसिएशन इंडिविजुअल और डायरेक्टर का मतलब पार्टनर मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म. रिकवरी ऑफ अमाउंट. सेक्शन 28A. If a person fails to pay penalty imposed by the adjudicating officer or fails to comply with any direction of the board for refund of
और फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ डिसजर्जमेंट ऑर्डर्स, मतलब कि अगर वो पेनल्टी जो इम्पोज की है वो पे करने में फेल हो जाए, या फिर वो कोई किसी डायरेक्शन जो बोर्ड ने दिया है वो कंप्लाई करने में फेल हो जाए, या फिर वो जो डायरेक्शन दिया है डिसजर्जमेंट ऑर्डर के लिए वो कंप्लाई करने में फेल हो जाए, या फिर फेल टू पे एनी फीस ड्यू टू द बोर्ड, रिकवरी ऑफिसर मे ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर अ स्टेटमेंट इन स्पेसिफाइड फॉर्म स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पर्सन. Such statement being referred to in this certificate and shall be proceed to recover from such person the amount specified in the certificate by one or more of the following modes, namely, मतलब कि ये सारे फेलर हुए तो रिकवरी ऑफिसर उसके सिग्नेचर के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू करेगा और उसके उसके अंदर फ्रॉम दिस वो रिकवर कर सकता है, मतलब वो प्रोसीड रिकवर करेगा उस पर्सन से बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सनस मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर अटैचमेंट ऑफ द पर्सनस बैंक अकाउंट, या फिर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी. अरेस्ट करेगा वो पर्सन को एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, अपॉइंट करेगा रिसीवर को फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पर्सनस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इस फॉर द पर्पज ऑफ दिस and for this purpose provision of 22 to 20 to 227 to 28 to 29 to 32 second and third schedule to the income tax act and the income tax rules 1962 as in force from time to time in so far as may be, मतलब ये सब अप्लाई होगा विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन एज इफ कि ये प्रोविजन और रूल्स इस एक्ट के अंदर ही है एंड रिफर टू द अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट इंस्टेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और ये अमाउंट दिस एक्ट के अंदर ही है इंस्टेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. एक्सप्लेनेशन 1. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनीज हेल्ड इन बैंक अकाउंट शैल इंक्लूड any property or money held in bank account which has been transferred directly or indirectly on or after the date when the amount specified in certificate had become due by the person to his spouse or minor child or son's wife or son's minor child, otherwise then for adequate consideration. मतलब कि पर्सन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर जो बैंक में पैसा हेल्ड किया है वो सर्टिफिकेट में जिस दिन से वो ड्यू होता है उसके उस डेट के बाद से वो पर्सन उसकी स्पाउस को या फिर उसके माइनर चाइल्ड को या फिर उसके सन्स वाइफ या फिर सन्स के माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दे, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विच इज़ हेल्ड बाय और स्टैंड्स इन हिज नेम, और उसके नेम और इनके नेम पे ट्रांसफ़र कर दे एनी ऑफ द पर्सन अपोजिट एंड सो फार एज द मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी हेल्ड इन बैंक, सो ट्रांसफ़र जो ट्रांसफ़र किए हैं टू हिज माइनर चाइल्ड या हिज सन्स माइनर चाइल्ड इज कंसर्न, it shall even after the date of attainment of majority of such minor child or such minor child as the case may be continue to be included in persons movable or immovable properties or money held in bank for recovery any amount due from the person under this act. मतलब वो माइनॉरिटी जो माइनर को ट्रांसफ़र किया है वो मेजर हो जाए उसके बाद भी ये अमाउंट रिकवरी का अमाउंट में ही अटैचमेंट पे इंक्लूड की जाएंगी. Any reference under the provision of the second and third schedule of the Income Tax Act 1968 and the Income Tax Rule 1962 to the assessee shall construed as reference to the person specified in the certificate. Any reference to appeal in chapter this and second schedule to the Income Tax Act 1968 shall be construed as reference to appeal before the said under 15T of this act. Recovery officer shall empower to seek assistance of the local district administration while exercising the power under subsection 1. मतलब वो लोकल डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट ले सकता है. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, recovery of amounts of recovery officer under subsection 1 pursuant to non-compliance with any direction issued by the board under section 11B shall have
procedures over any other claim against such person. Precedence over any other claim against such person. For the purpose of subsection 1, 2 and 3, expression recovery officer means any officer of the board who may be authorized by general or special order in writing to exercise the power of recovery officer. Power to make rules. Central government by notification make rules for carrying out the purpose of this act. In particular and without prejudice to generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely मतलब किसी भी रूल्स को किसी भी प्रोविजन और रूल्स को इग्नोर किए बिना टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑन द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 एडिशनल फंक्शन इस मैटर पे बना सकते हैं रूल, या फिर एडिशनल फंक्शन दैट मे परफॉर्म बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 11, या फिर मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड शैल बी मेंटेन अंडर सेक्शन 15, या फिर मैनर ऑफ इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15I. Salaries, allowances, other terms and condition of service of the presiding officer, member, other officer and employee of the said under 15O and subsection 3 of 15S. Procedure for the investigation of misbehavior or incapacity of the presiding officer or other member of the said under subsection 3 of section 15Q. The form in which the appeal may be filed before said under 15T and fees payable in respect of such appeal. Form and manner in which return and report to be made to CG under section 18. Any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be और मे बी मेड बाय रूल्स. मतलब ये सारे मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशंस रूल बना सकती है. पावर्स टू मेक रेगुलेशन. बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन consistent with this act and rules made thereunder to carry out the purpose of this act. अब वो क्या क्या रेगुलेशन बना सकती है ये इसमें लिखा है. In particular and without prejudice to generality of the foregoing provision, such regulation may provide for all or any of the matter, namely time and places of meeting of board and the procedure to be followed at such meeting under subsection 1 of section 7, including quorum necessary for the transaction of business, term and other condition of service of officers and employees of the board under subsection 2 of section 9, matters relating to issue of capital, transfer of securities and other matters incidental thereto, and the manner in which such matters shall be disclosed by the companies under section 11A, utilization of amount credited under subsection 5 of section 11, fulfillment of other condition relating to collective investment scheme under subsection 2A of section 11A. The condition subject to which certificate of registration is to be issued, the amount of fees to be paid for certificate of registration, and manner of suspension or cancellation of certificate of registration under section 12. Term determined by board for settlement of proceeding under subsection 2, and procedure for conducting of settlement proceeding under subsection 3 of section 15 shall be any other matter which is required to be or may be specified by regulation or in respect of which provision is to be made by regulation. Rules and regulation to be laid before Parliament. Every rules and every regulation made under this act laid as soon as may be after it is made before each house of Parliament while it is in session for total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session or successive session aforesaid both house agree in making any modification in the rules or regulation, or both house agree that rules or regulation should not be made, the rules or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of the anything previously done under that rule or regulation. The provision of this act shall be in addition to and not in derogation of the provision of any other law for the time being in force. मतलब ये एक्ट इन एडिशन है, इन डेरोगेशन नहीं है.
power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, central government may by order published in official gazette make such provision not inconsistent with the provision of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty, provided that no order shall be made under this section after the expiry of 5 years from the commencement of this Act. मतलब ये कि 5 साल के अंदर अंदर ही हो सकता है ऑर्डर पास हो सकता है. एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी लेड as soon as may be after it is made before each house of parliament. Validation of certain acts, any act or thing done or purporting to have been done under the principal act in respect of calling for information from or furnishing information to other authorities whether in India or outside India having function similar to those of board and in respect of settlement of administrative and civil proceeding shall for all purpose be deemed to be valid and effective as if the amendment made to the principal act had been in force at all material times. So this is CB Act. Thanks for watching this video.